वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल एडुएक्स में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव रिलेशंस। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाट इज़ द रिलेशन which has to be established between the center and state. So in this video we will cover that topics as well. So starting from the first point, I would like to explain you what is legislative relation. दोस्तों लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या है? दोस्तों ये संबंध ऐसे संबंध है जिसका आधारभूत जो हमारे 3 ऑर्गन्स है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लेजिस्लेचर आता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी एज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। लेजिस्लेटिव रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी बिल लेजिस्लेचर तैयार करेगा उसको एग्जीक्यूट करने वाले एग्जीक्यूटिव होंगे। अब जिस तरीके से ये बिल एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड लेवल पे, ये जो मैनर होगा वो कौन डिसाइड करेगा? ये हमारे पार्लियामेंट्रियन डिसाइड करेंगे। तो ऐसा रिलेशन जो हमारे सेंटर का भी डेवलपमेंट करे और स्टेट का भी डेवलपमेंट करे, ऐसे अच्छे रिलेशंस को डेवलप करने के लिए जिस जिस बात को हम आगे रखते हैं बिफोर द पार्लियामेंट, बिफोर द हाउसेस ऑफ आवर पार्लियामेंट, वो है लेजिस्लेचर। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों पार्लियामेंट्री पावर जो होती है टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर कंटेन इन द स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में कब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में जो मैटर इनोमरेटेड है उस पर लॉ बना सके? यहाँ पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि कुछ कौन कौन से वो इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट के मैटर पर। दोस्तों वो है नेशनल इंटरेस्ट, आर्टिकल 249, then another one is article 250 during the period of national emergency. Third, article 252 when the parliament can legislate with state consent. The another one is international agreement under article 253 and during the state emergency article 356. दोस्तों यहाँ पे आने से पहले आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लिस्ट ऐसा क्या है, ये लिस्ट, और क्यों हम स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको एक डायग्रामेटिक व्यू में एक बताऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा व्हाट इट एग्जैक्टली। दोस्तों यहाँ पे हमारे कुछ सब्जेक्ट मैटर होते हैं। आप जानते हैं कि जनता के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं और उन कानून को किस अच्छी तरीके से हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ये हमारे पार्लियामेंटेरियन डिसाइड करते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज हैं वो किस तरीके से इनको ग्राउंड रियलिटी पे उतारती है वो मैटर करता है। यहाँ पर पे 3 लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट है अंडर शेड्यूल 7, विच इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड करंट लिस्ट। दोस्तों यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जो होती है लॉ बनाने की वो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को होती है। उसी तरीके से स्टेट लिस्ट में जो अथॉरिटी रहती है वो स्टेट लेजिस्लेचर को होती है। और कंकरेंट लिस्ट ऐसी है जहाँ पर पे कुछ ऐसे मैटर है जहाँ पे सेंटर का भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना स्टेट का है। तो ऐसे लिस्ट में जो मैटर इनोमरेटेड होते हैं उन पे लॉ बनाने का काम कौन करता है? वो करता है बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने बताया है, जैसे यूनियन लिस्ट में डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, सिटीजनशिप, बैंकिंग एंड एक्सेट्रा। ये वो मैटर है जहाँ पर पे हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में जहाँ पर पे सेंटर हमारी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हमारा सेंटर ही वीक अगर हो जाएगा तो स्टेट ऑटोमेटिकली वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ओवरऑल जब भी स्टेट सेंटर के ऊपर कोई ऐसी बात आती है तो हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे मजबूती देनी पड़ेगी, अदरवाइज स्टेट फेल होने लगेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर पे हमें इमरजेंसी लगानी पड़ सकती है। ऐसी कोई स्थिति ना हो इसलिए हमने मैटर को पार्ट कर लिया गया है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पर पे सेंटर को लॉ बनाना ज़रूरी है। उसी तरीके से स्टेट लिस्ट, अब स्टेट जो है वो रीजनल है, उनकी एक अलग प्रायोरिटी रहती है। हर एक स्टेट की अलग अलग प्रायोरिटी है, जैसे मध्य प्रदेश की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। उसी तरीके से हर एक जगह का हेल्थ स्ट्रक्चर भी अलग होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट भी अलग होता है, लैंड का पैटर्न भी अलग होता है। ये उसके अनुसार यहाँ पे डिवाइडेशन किया जाता है। जैसे पब्लिक ऑर्डर, हर एक स्टेट का पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, लैंड एंड एग्रीकल्चर, ये पूरे मैटर स्टेट में आते हैं क्योंकि यहाँ पे हम रीजनल इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों ये समझ में आया आपको?
उसी तरीके से कंकरेंट लिस्ट में वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर पे सेंटर और स्टेट के बहुत इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहाँ पर आपसी सहमति से लॉ बनाना ज़्यादा आवश्यक होता है। अदरवाइज आने वाले समय में किसी न किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है रिगार्डिंग लेजिस्लेशन। दोस्तों अभी आपने समझा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है। अब हम यहाँ पे भी ये चीज़ देखेंगे, कुछ ऐसे मैटर अगर छूट गए तो उस पर कौन लॉ बनाएगा। यहाँ पर पे आर्टिकल 248 हमें रेसिड्यूरी पावर देता है। यहाँ पर पे जो स्पेसिफिक पावर है वो सेंटर के पास है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। यहाँ पे मैंने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बताया है कि पार्लियामेंट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ तक होता है और स्टेट का कहाँ तक होता है। पर एक बात जरूर हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यहाँ पर पे स्टेट के मैटर में ये आउटसाइड स्टेट एक्सटेंड करता है, जहाँ एक सेंटर, स्टेट और सेंटर के बीच को जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही बारीक तरीके से अलाइन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि किन किन स्टेज में पार्लियामेंट के पास पावर है टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको एक एक करके सभी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि कौन से आर्टिकल हैं जहाँ पर पे स्टेट के जो लिस्ट में एनुमरेटेड मैटर हैं उस पर सेंटर लॉ बना सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 249। ये प्रोवाइड एक करता है अगर राज्यसभा पास कर देती है एक रिजोल्यूशन जहाँ पे मेजोरिटी हो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, इसके बारे में हम कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको बारीकी से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जिस मेजोरिटी की बात कर रहे हैं वो है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये पहली बात। दूसरी चीज़, ऐसा कोई मैटर है जिसकी ज़रूरत होती है which is expedient in the national interest that the parliament should make law with respect to the any matter enumerated in the list specified in the resolution, तो वहाँ पर पार्लियामेंट लॉफुल होगा लॉ बनाने के लिए फॉर होल या किसी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। सच अ रिजोल्यूशन पास अंडर क्लॉज 1 नॉर्मली लास्ट फॉर 1 ईयर। ये 1 साल के लिए होता है। हम इसे रिन्यू कर सकते हैं जब ज़रूरी होगा, एज मैनी एज टाइम डीम्ड नेसेसरी। और जब भी ये रिजोल्यूशन पास होगा इसका फोर्स सिर्फ 1 साल के लिए इफेक्टिव होगा। दूसरी बात, लॉ पास बाय द पार्लियामेंट अंडर अ रिजोल्यूशन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 249 वुड सीज टू इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द रिजोल्यूशन हैज सीज टू ऑपरेट। अगर रिजोल्यूशन यहाँ पे सीज हो जाता है तो इसका भी जो इफेक्ट रहेगा ये 6 मंथ तक के रहेगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। राज्यसभा ऑथराइज है रिजोल्यूशन पास करने के लिए अंडर आर्टिकल 249 बिकॉज इट इज़ सेड टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव हाउस। यहाँ पर क्यों रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे होते हैं मौजूद, जहाँ स्टेट की क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड है, वहाँ पे जनरल या स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट है ऑफ द पीपल विच इज़ लिविंग इन दिस स्टेट, ये सब देखा जाता है। 249 का भी यूज़ बहुत बार हुआ है। इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, द सप्लाई एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्ट 1952। यहाँ पे गुड्स की सप्लाईज या उसके प्राइसेस का निर्धारण करने के लिए सेंटर ने स्टेट की लिस्ट में जाकर के जो मैटर है वहाँ से लॉ बनाया है। सेकेंड वन, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो मैटर है उसमें लॉ बनाए। देखते हैं यहाँ पर पे जो आर्टिकल 250 कहता है, पार्लियामेंट शॉल व्हाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन हैज़ द पावर टू मेक लॉ फॉर किसी होल या पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी जो मैटर स्टेट लिस्ट में इनुमरेटेड है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रिफर टू इन दिस आर्टिकल मस्ट बी द प्रोक्लेमेशन विच मे बी मेड अंडर आर्टिकल 352। जो आर्टिकल 352 है ये हमने इमरजेंसी का एक टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया है, तो मैं आपको लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जा करके इसको डिटेल में समझें। आर्टिकल 352 में ऑन विच ग्राउंड्स द नेशनल इमरजेंसी शैल बी प्रोक्लेम, वो वहाँ पे बताया गया है। जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन ऑपरेशन में होता है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जो 7 शेड्यूल में जितनी भी लिस्ट प्रोवाइड की गई है यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, उस पर लॉ बना सकता है। ठीक है दोस्तों, इट कैन मेक लॉज कन्फरिंग पावर्स, ड्यूटीज़ इम्पोज कर सकता है ऑन द यूनियन एंड द ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द लिस्ट। मतलब वहाँ एग्जीक्यूशन जो कराया जाएगा एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उन अथॉरिटीज़ को भी पार्लियामेंट यहाँ पर रेगुलेट कर सकता है। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 251, वो उसका भी अब आप जो पीरियड देख सकते हैं वो कितना होता है, 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट। जहाँ प्रोक्लेमेशन खत्म
इसके एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ के भीतर ये इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। आर्टिकल 251 यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर रहा है कि आर्टिकल 249 और 250 रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को कि लॉ बनाए विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर टू विच द पार्लियामेंट इज एम्पावर टू लेजिस्लेट। यहाँ पर पार्लियामेंट है एम्पावर लेजिस्लेट करने के लिए। स्टेट लेजिस्लेटर में लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू द सच मैटर हाउएवर इन केस टू लॉ। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आता है, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत आता है। यहाँ पर अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ या स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ के बीच में अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वहाँ पे कौन सा किसका लॉ प्रिवेल करेगा, वो होगा पार्लियामेंट्री लॉ। बिकॉज ये हम जान गए हैं ऑलरेडी कि हमारा फेडरेशन को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, फेडरेशन को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, ना सेंटर को ज़्यादा ताकतवर बनाना है, ना स्टेट को ज़्यादा वीक बनाना है। तो हमें इनके बैलेंस को बनाने के चलते ही इस मैटर को हमें देखना पड़ेगा कि जो लॉ बनाया जा रहा है उसमें नेशनल इंटरेस्ट आ रहा है तो पार्लियामेंट बनाएगा, और अगर स्टेट ने ऑलरेडी उस पर लॉ बना लिया है पर नेशनल इंटरेस्ट को वो इफेक्ट कर रहा है तो उसका जो लॉ है वो वॉइड हो जाएगा और पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये इमरजेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 356 प्रोवाइड करता है कि जब प्रेसिडेंट ये जान जाते हैं कि स्टेट की जो मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से नहीं चल रही है तो वो प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। ही मे प्रोक्लेम दैट and declare that the power of the legislature of state shall be exercised by or under the authority of parliament। ऐसा करने के साथ साथ हैविंग बीन सो ऑथराइज्ड पार्लियामेंट लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑल द मैटर कंटेंट इन द स्टेट लिस्ट। हालांकि जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया होगा वुड बी ऑपरेटिव इन दैट स्टेट ओनली, मतलब ये सभी के लिए नहीं। सच लॉ वुड कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल अमेंडेड, या फिर रिपील हो जाए, किसके द्वारा, एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमें ध्यान में रख के चलना है, बस हम चेन को लिंक करते चलें तो हमारा आंसर ऑलरेडी बन जाएगा। अगर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टेट खुद पर खुद कंसेंट दे दे अंडर आर्टिकल 252, जब हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कर दें जहाँ से ऐसा लगे कि स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर ऐसा है जिसमें पार्लियामेंट को लॉ बनाना बहुत आवश्यक है, तो यहाँ पे लॉफुल होगा पार्लियामेंट के लिए कि उस पर कोई एक्ट बनाए और उस मैटर को रेगुलेट करें। ठीक है, ऐसा जो रिजोल्यूशन पास होगा वो कैसा होना चाहिए, हाउस पास्ड बाय द हाउस ऑफ एटलीस्ट 2 स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, अब ये सिंपल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, और जो ये एक्ट पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा उसका जो ऑपरेशन होगा विद इन द टेरिटरीज ऑफ ओनली सच स्टेट, मतलब ये एक्सटेंशन बता रहा है कि कहाँ तक ये एक्सटेंड होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे स्टेट ड्यूटी एक्ट, प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट, अर्बन सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, इस पे जितने भी इलीगल कॉलोनाइजेशन है यहाँ पर इनको कर्ब करने के लिए जब सेंटर को स्टेट को ये रिक्वायरमेंट लगी कि हमारे जो लॉ बनाने का जो है वो हमें ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को भी कनेक्ट करके रखा जाए, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाए, वहाँ पर ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सेंटर हामी भर रहा है कि हमें इस पे लॉ बनाना चाहिए, या हम उस ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट या कन्वेंशन को हम ओके करना चाहते हैं, और वहीं अगर स्टेट कहेगी कि वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहते, तो सेंटर यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड लगाएगा और ये सोचेगा कि अगर ये मैटर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा किसी तरीके से हमारे देश की भलाई होगी उसमें, तो हम एम्पावर है लॉ बनाने के लिए, स्टेट उसमें कुछ नहीं कह सकता। ऐसे मैटर को पार्लियामेंट के पास पावर स्पेसिफिकली आ जाती है कि ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वेंशन को क्या करवाने के लिए, रेगुलेट करवाने के लिए ऐसा कोई एक्ट बना सकता है। आर्टिकल 253 एग्जिबिट्स दैट इम्प्लीमेंटिंग अ ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंशन विद अनदर कंट्री, द लिमिटेशन imposed by Article 245 and 246 is lifted and entire field of legislation in that respect is open to the Parliament। आर्टिकल 245 और 246 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना कि एक्चुअली में क्या है। आर्टिकल 245 ये कहता है एक्सटेंट ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पे लिस्ट के बारे में ब्यौरा दिया गया है कि किस में कौन लॉ बनाएगा। उसी तरीके से आर्टिकल 246 बोलता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। क्या सब्जेक्ट मैटर्स है जिसपे स्टेट और पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट लॉ बनाएंगे। ये दोनों आर्टिकल को आप बेयर एक्ट से बिल्कुल स्ट्रिक्टली रीड करें, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ बाइफर्फिकेशन हुआ है उन मैटर्स का।
ये था लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब कुछ हम बता रहे हैं आपको पॉइंट्स जिससे आप समझ पाएंगे कि सेंटर का कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेशन में। ठीक है, ये इसके इतर की पावर बता रहा है। इन एडिशन टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट डायरेक्टली, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कंट्रोल बाय द सेंटर ओवर द लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द स्टेट। उनमें से कुछ प्रोविजन है आर्टिकल 331A। यहाँ पर ये आर्टिकल 31A प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू लॉज मेड बाय एक्विजिशन ऑफ जमींदार्स एंड एबॉलिशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। द इम्यूनिटी ऑफ दिस आर्टिकल विल नॉट बी अवेलेबल टू स्टेट लॉ अनलेस इट हैव बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो स्पेसिफिकली पावर आ गई यहाँ पर पे हमें फ्यूडलिज्म को एंड करने के लिए, जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, और जो ज़मीन पे जो काश्तकार है, जो जिसका सही हक बनता है, उनको लैंड प्रोवाइड कराने के लिए अगर स्टेट अपनी तरफ से कुछ लॉ लाती है अब उनके फेवर में, तो यहाँ पे सेंटर अपनी होल्ड बनाएगा और ये आर्टिकल उसे इम्यूनिटी देता है। उसी तरीके आर्टिकल 200 एम्पावर करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट कि रिजर्व करके रखे बिल जो भी उसके स्टेट के द्वारा पारित किया गया है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। द बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो लॉ तभी बनेगा जब उसको प्रेसिडेंट अपनी सहमति देंगे अंडर आर्टिकल 201। यहाँ से एक और क्वेश्चंस निकलते हैं वीटो पावर के बारे में। दोस्तों हम वीटो पावर के लिए एक अलग लेक्चर बनाएंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे। अगला है आर्टिकल 288। यहाँ पे ऑथराइज अ स्टेट टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी consumed, distributed or sold by any authority established by law made by parliament. A bill for the purpose having been passed by the legislature is required to be reserved for the consideration of president. देखिए मूलभूत जहाँ पे सुविधाएं आ रही है वहाँ पे ऐसी बिजली जैसे वाटर है या इलेक्ट्रिसिटी है, उनका कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन या सोल्ड, इस पे भी सेंटर अपनी कमांड बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मुख्य पॉइंट हैं जहाँ पर पे सेंटर के पास स्पेसिफिकली पावर है टू लेजिस्लेट इन द मैटर इनुमरेटेड इन द सेंटर स्टेट लिस्ट। अब कुछ एमसीक्यूज हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर यूपीएससी या एमपीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से इन विथ रिगार्ड टू लेजिस्लेटिव रिलेशन। ठीक, ये है विथ रेफरेंस टू द यूनियन, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट एंड स्टेट लिस्ट, कौन सा इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? यह नंबर 1 हम देखते हैं, द यूनियन लिस्ट हैज़ मोर सब्जेक्ट देन द स्टेट लिस्ट। सेकेंड है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। थर्ड, द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये एमसीक्यू क्या आंसर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो जनरल ओवरव्यू देता हूँ। इसका आंसर है 1, 2, 3। चलिए हम इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटी या कमीशन रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। दोस्तों यहाँ पे कुछ कमिटी और कमीशन के बारे में बताया गया है, इनका आपको अरेंजमेंट करना है। कौन सा कमीशन आया दोस्तों, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को किस अच्छे तरीके से मजबूती बनाए, उसके ऊपर से ये कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया है ताकि इसको और अच्छा इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब सिमिलर वे में क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कि राजामन्नार कमेटी, सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी और पंची कमीशन, इसको हमें करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ के कमेटी के बारे में बता देता हूँ। एक है राजामन्नार कमेटी, 1969 में आई है। इसका रिव्यू करना था सेंटर स्टेट रिलेशन का, जिसमें स्टेट को मोर ऑटोनॉमी देना था ताकि ये अपने से रेवेन्यू जनरेट करके अपनी अथॉरिटी को मजबूत कर पाए इन द मैटर ऑफ रेवेन्यू। ओके, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, 2005 में आई। इसका मेन पर्पस था टू सजेस्ट करना एक की प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इसी तरीके 2007 में सरकारी कमीशन, जिसने अर्लियर अपनी रिकमेंडेशन दे चुका था, उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए सम चेंजेस इसने बताया था, उसके बारे में ये कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने आंसर प्रस्तुत है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको आप यहाँ से पॉज करके, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से ये हमारा टॉपिक एंड होता है और हम आगे भी इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को कवर करेंगे। ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस था, फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल रिलेशंस के लिए भी टॉपिक लाएंगे। ठीक है सर, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। ओके दोस्तों, जय हिंद।